आज की क्लास में मियोसिस स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। अब मियोसिस की खासियत क्या है कि यहाँ आपको सारे स्टेजेस में माइटोसिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने सीख रखा है, जो मैंने आपको सिखा रखा है और जो मैंने आपको याद करा रखा है, उन सबको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, जब आप मियोसिस के फेजेस को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? मियोसिस के फेजेस को। तो अब ये क्या है, इसके जो फेजेस हैं किसके? मियोसिस के। वो मिलते जुलते क्या, नेम वही है, बस फर्क क्या है यहाँ पे? फर्क इतना है कि ये मियोसिस माइटोसिस की तरह एक साइकिल में कंप्लीट नहीं होगा। क्या बोलने का मतलब है, अगर आपको मियोसिस परफॉर्म कराना है, अगर आप चाहते हैं मियोसिस परफॉर्म कराना, तो आपको एक बार मियोसिस 1 कराना होगा और एक बार आपको मियोसिस 2 कराना होगा। एक बार आपको क्या कराना होगा? मियोसिस 2 आपको परफॉर्म कराना होगा, तब जाके आप बोल सकते हैं कि आपका जो मियोसिस का साइकिल है, मियोसिस के सेल का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है ना? ऐसे बिना उसके आप बोल ही नहीं सकते आप मियोसिस 1 को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, और मियोसिस को कंप्लीट करने के बाद, मतलब सिर्फ एक मियोसिस 1 को कंप्लीट करने के बाद अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अच्छा जैसे हमने माइटोसिस कराया था वैसे ये भी ओवर हो जाएगा, तो इसका जो काम है वो ओवर नहीं होगा। माइटोसिस की तरह ये सीधा साधा नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बात क्या है, बस इतनी सी है कि आपको जो इसको 2 फेजेस में कराना है, तो 2 फेजेस में कैसे कराना है, क्या कराना है, कौन से सब स्टेजेस आएंगे, क्यों परफॉर्म कराना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मियोसिस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। और इंट्रोडक्शन बोलने का क्या मतलब है, डे 1 तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। तो इंट्रोडक्शन बोलने का मतलब है कुछ पॉइंट्स हैं जो डे 1 से आप सुनते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको न्यू दिखेगा, है ना? बट उसको समझेंगे कैसे, हम लोग इस इमेज की हेल्प लेते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखिए मैं बोल क्या रही हूँ तब से। माइटोसिस जब आप करा रहे थे तो वहां पे एक से आपने 2 सेल बनाया था। मियोसिस अगर आप कराएंगे, अगर आपको मियोसिस परफॉर्म कराना है, तो आपको 1 से 4 सेल बनाना है। मतलब 1 सेल 4 सेल्स बनाने का काम करेगा यहाँ पे। माइटोसिस में प्लॉइडी के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, और मियोसिस जो है प्लॉइडी को इंटरफेयर करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम्स है वो इसके पास भी है प्लॉइड, सेकंड के पास भी है प्लॉइड, थर्ड के पास भी है प्लॉइड। इतनी बात समझ आई आपको? मियोसिस 1 जब ओवर हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 ओवर हो जाएगा, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा। ये एक सेल है जिसमें हमने मियोसिस 1 कराया, तो जब आप मियोसिस 1 को परफॉर्म कराएंगे तो 2 सेल में कन्वर्ट होगा, यस और नो? एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट होगा? 2 सेल्स टू। में। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। अब ये दोनों सेल जो है वो अलग अलग अपना अपना मियोसिस 2 वैसे ही स्टार्ट करेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ भी क्या आएगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कुछ नया नहीं है, मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। तो माइटोसिस ने आपका क्या किया, बहुत बड़ा जो है वो बेस तैयार करने का काम कर दिया। तो माइटोसिस अगर आप सीख चुके हैं, सबके फेजेस सेम आएंगे, सिर्फ यहाँ पे एक प्रोफेज 1 है, किसका? तो मियोसिस 1 का। ये प्रोफेज 1 अगर आप सीख गए, तो एक पैरा है आपके एनसीईआरटी का जिससे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, जहां आपको प्रोफेज 1 समझाया जा रहा है और इसके जो सब स्टेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशलिटी क्या है कि ये जो प्रोफेज 1 है, एक इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको सेल साइकिल से, जैसे मैंने आपको सिखाया एस फेज में क्या होगा, जी 1 में क्या होगा, जी 2 में क्या होगा, जी 0 फेज का आप क्या मतलब समझते हैं, एक क्वेश्चन आपको उससे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करके 2 to 3 क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपके पास नीट में 11th + 12th
38 चैप्टर्स हैं। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तब भी आपको बात समझ आ जाएगी कि जो हर एक चैप्टर है उससे 2 to 3 ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा तो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके पास मियोसिस है, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रही हूँ कि सारे बच्चों को अभी तक बस इतनी बात समझ आई कि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पॉइंट नंबर 1, meiosis leads to formation of 4 haploid cells. Point number 2, meiosis is known as reductional division. Why? Meiosis leads to formation of haploid cells from diploid cells. ये diploid cells से haploid बना रहा है, मतलब 2n से n बनाने का ये काम कर रहा है। दूसरी बात, अगर एक्सेप्शन मैं निकालूं, कितनी अच्छी बात है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हनी बी के ऊपर पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्सेप्शन में अगर आप निकाल दें मेल हनी बी को, तो उसके सिवा दुनिया में जितने जर्म सेल्स का फॉर्मेशन है सब मियोसिस के थ्रू होगा। आपको प्लांट वर्ल्ड में पॉलन ग्रेन बनाना है, मियोसिस। एग सेल बनाना है, मियोसिस। स्पर्म बनाना है, मियोसिस। ओवम बनाना है, मियोसिस। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो ऐसा नहीं है कि मियोसिस के बिना आप सोचिए कि ये जो पूरा जो अर्थ का सिस्टम है इसको आप जनरेट कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्रोमोसोम के नंबर को एक जनरेशन से, जिसके ऊपर मैंने काफी लेक्चर दिया था आपको डे 1, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो यहाँ पे मेंटेन करने का काम कर रहा है, दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस अपने आप में काफी क्या होता है, स्पेशल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सीखना जरूरी है। तो ये मियोसिस जो है उसमें सिर्फ आपको क्या सीखना है, जो प्रोफेज 1 है। तो उसके पहले आपको पता है कि मियोसिस को हम क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्या करेगा, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करेगा। मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। अगर आपके पास क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो ये 23 वाले ही डिवाइड करके देगा। ऐसा नहीं है कि एक को क्या करेगा 22 दे देगा और दूसरे को क्या करेगा 24 दे देगा, तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और उसका क्या रिजल्ट होता है ये मैं आपको 12th क्लास में जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ऑब्वियस है कि ये लीड करेगा किस चीज को, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर हैप्लॉइड। सेल्स। ऑब्वियस है, डिप्लॉइड में कराएंगे तो हैप्लॉइड बनेगा। अब इस तरह का डिवीजन क्या है, मियोसिस है। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. अब आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो इस पूरे पेज में जो सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है दैट इज रीस्टोर। क्या मतलब है इसका? रीस्टोर बोलने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स की बॉडी में हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम था, तो आपकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है। तो ये रीस्टोर किसकी वजह से हुआ, तो मियोसिस की वजह से हुआ। अगर मियोसिस नहीं होता और गेमेटोजेनेसिस के टाइम में जहाँ पे रेप्लिकेशन करके डीएनए 92 बन के बैठ गया था, अगर वही 92 का 92 बैठा होता तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, मैम बॉडी में तो ये एरर मियोसिस, हाँ मियोसिस की खासियत है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है इस पेज में, ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपको डे 1 ही समझा रखा है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको कुछ नया नहीं है, वही बातें हैं जो मैंने आपको डे 1 समझाया है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, नथिंग इज न्यू। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। यस। चलिए, अब मेरी तरफ से 2000% गारंटी, प्रोफेज 1 से आप बैठिए नीट के एग्जाम में, अभी 11th का फाइनल देंगे और उसके नेक्स्ट ईयर में 12th का एग्जाम देंगे और साथ के साथ अपियरिंग में आप नीट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल गारंटी है कि अब जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ दैट इज दिस प्रोसेस 1। और एक बात और आपको याद रखनी है, मियोसिस 1 में भी होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2 में भी होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोफेज 1।
प्रोफेज 1 के जो सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 के जो यहाँ पे आपको सब फेजेस देखने को मिलेंगे, उसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि प्रोफेज 1 के स्टेजेस से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो, क्योंकि चैप्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट कैरी करने वाला पोर्शन है वो प्रोफेज 1 है, और कंफ्यूजिंग पार्ट भी यही है। तो नीट में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? कंफ्यूजिंग पार्ट से। तो जिस वजह से इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 1 स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। दोनों चीजें हैं, हमें दो चीजों का एक साथ ध्यान रखना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? स्पीड के साथ एक्यूरेसी बोलने का मतलब है, अगर आप स्पीड ना मेंटेन करें और अगर आप एक ही टॉपिक पकड़ के 1 साल तक बैठे रहें, अब एक टॉपिक में पीएचडी भी तो होती है, नहीं होती है? एक टॉपिक को सोचिए कि लेके हम पूरे ईयर बैठे रहते हैं, तब भी काम नहीं चलेगा आपका, तो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, है ना? तो स्पीड के साथ साथ, क्योंकि सिलेबस भी हमें करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। एक्यूरेसी बोलने का मतलब, अब मैं बोलूँ चलो 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 एक दिन में मैंने तुमको पूरा चैप्टर ओवर करा दिया, लेकिन उसमें से एक अक्षर आपको समझ में आया हो, यूजलेस। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं स्पीड के साथ तो करा रही हूँ, नो डाउट, बहुत स्पीड के साथ मैंने आपको कराया है, बट इस चीज की भी गारंटी है क्रिस्टल क्लियर कि एक भी वर्ड जो है इस चैप्टर का कहीं पे मिसिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके नोन में कोई स्टूडेंट हो, किसी को भी अगर आप ये रिकॉर्डिंग दिखा के और पूछेंगे कि आप बताओ तुमको क्या इस चैप्टर में कोई डाउट है, वो स्टूडेंट यही बोलेगा कि नहीं, अब हमारा एक भी डाउट जो है वो रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, प्रोफेज 1, हम लोग मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट क्या किया यहाँ पे, मियोसिस 1 स्टार्ट किया है, प्रोफेज 1। तो लिख ही देती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट किया है हमने, याद रखना। और ये जो मियोसिस 1 है, एक प्रोफेज 1 पढ़ा नहीं, बस चैप्टर ओवर, क्या बोलने का मतलब है? उसके बाद पता है सब में मैं कौन सी बात लिखूंगी आपको, जस्ट लाइक द माइटोसिस। बाकी सब में क्या होगा, सारी चीजें माइटोसिस की तरह ही होंगी, तो बाकी कहीं पे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक मियोसिस 1 जो है यही सीखना है आपको। चलिए, तो प्रोफेज 1 को हम क्या करते हैं, और फर्दर सब डिवाइड करते हैं 5 फेजेस में। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हर एक फेज में जाके क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बदलने की वजह से हम क्या करेंगे, इसका जो नेम है सारे स्टेजेस का वो हम अलग अलग दे देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है प्रोफेज 1, तो इसके सब फेजेस लिख लीजिए, 5 फेजेस ऑफ meiosis are पहला लिखिए, लेप्टोटीन, देन है, मैं ट्रिक भी बता रही हूँ उसको याद करने का, जाइगोटीन, थर्ड वन इज काइटीन, CACHYTENE, काइटीन, then diplotin and dikinesis, diplotin and next one is dikinesis। मतलब इन सब में से एक फेज से आपसे क्वेश्चन रखा हुआ और एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा। और क्या है इस चैप्टर में जो टीचर पूछे आपसे, खुद ही अपना कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, राइट अ नोट ऑन प्रोफेज 1, 5 मार्क्स का दे दिया।
अगर बच्चा पांचों को बहुत अच्छे से लिख लेता है, बस चेक हो गया कि अच्छा इसने चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसकी पढ़ाई कर रखी है, और कुछ टीचर को पूछने की जरूरत है ही नहीं, सफिशिएंट है अपने आप में। मैं ट्रिक की बात कर रही थी। अगर आप इसके इनिशियल्स के ऊपर ध्यान देंगे, जो फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हर एक टर्म में, तो यहाँ देखिए एल, जेड, पी, बी एंड डी। आपके लाइफ में ना आपको किसी न किसी पर्सन का नाम एल से याद होगा, याद है किसी को? सबको याद होगा, याद कर लीजिए, याद आ गया? Yes. लीनियस। ठीक है, जिसका भी नाम याद आ गया, जिसका आपको अपने फ्रेंड का नाम याद आया हो, घर में किसी पर्सन का नाम हो, उसको आपको बोलना है, जेड है यहाँ पे, उसको आपको बोलना है, एक बंदे का नाम बोलिए, किसने क्या याद किया बताइए, बोलिए किसी का भी नाम बोलिए, जैसे किसका नाम याद आया किसी को, किसी का भी नेम बोलिए एल से। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है, तो आपको जिस भी पर्सन का, सपोज कीजिए आपको लोकेश नाम याद आया, ठीक है, लोकेश जरा पानी दे दो। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। Yes, ma'am. इससे क्या होगा ना, एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, इसमें कोई दम नहीं है। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब उनको अरेंज करने को दे दिया जाता है, तब वो कहते हैं हम उल्टा लिख के आ गए, हम पहले इसको लिख के आ गए, बाद में इसको लिख के आ गए। तो उसको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा उसको सीरीज में रखने के लिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों से कभी गलती नहीं होती है। आपको याद रहेगा, जैसे मैंने बोला लोकेश तो एल से है, तो लेप्टोटीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा भाई। इतनी बार मैं आपको रिपीट करूंगी तो कैसे नहीं याद होगा, ऑब्वियस है। देन मैंने आपको बोला जरा पानी दे दो, तो जरा जेड से मैंने बोला आपको जाइगोटीन, देन पकाइटीन, और लास्ट में डिप्लोटिन डायकाइनेसिस। बोलने में भी एक साथ याद होता है बच्चों को, ठीक है। तो इसकी टेंशन खत्म सबकी, सीरीज याद करा दिया मैंने, यस और नो? सीरीज याद हो गया सबको? Yes, ma'am. आज हाँ मैम। ऐसा लग रहा है सारे बच्चों को नींद आ रही है, काफी कम मुझे उधर से रिस्पॉन्स सुनने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस, अब आप समझ रहे होंगे कि अगला हमारा काम क्या है। अगला हमारा काम क्या है, मैम ये 5 ये, फेजेस ऑफ प्रोफेज है या मियोसिस? Yes, one होगा meiosis के हाँ जब. यहाँ पे प्रोफेज 1 है, ये किसका हो गया, प्रोफेज 1 का हो गया, जो हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, इसको मैं करेक्शन कर देती हूँ, ये हो गया प्रोफेज 1, ठीक है। तो ये फेजेस जो हैं, इसके नाम याद करा दिया आपको, क्रिस्टल क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जब माइटोसिस में प्रोफेज हो रहा था, सिंपल प्रोफेज, उसमें तो 1-2 का सवाल ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। जब आप माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ रहे थे, तो क्या ट्रिक बताया था मैंने, क्या लिखना है उसमें, याद कीजिए। माइटोसिस की प्रोफेज में क्या सीखा था आपने? माइटोसिस के प्रोफेज में आपने सीखा था कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, disappearance of nuclear membrane और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोल। disintegration of nuclear membrane, Yes, यही ma'am. सारी चीजें आपने सीखी थी। इसका मतलब है कि डायकाइनेसिस पे जब हम जाएंगे, किस पे जाएंगे, द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब है कि इस फेज में वही सारी चीजें चिपका देंगे हम, कि जैसे ही डायकाइनेसिस चल रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है वो गायब हो जाएगा। डायकाइनेसिस तो खत्म है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी तो स्टोरी यही ओवर है। डायकाइनेसिस जो है, मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ, एक स्पेशल टर्म आएगा जो मैं सिखा रही हूँ, एक सिर्फ आएगा स्पेशल डायकाइनेसिस में, बाकी आप कॉपीराइटेड रखिए कि डायकाइनेसिस में आपको जो जो चीजें मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस में सिखा रखा है, उसी को आप डायकाइनेसिस में लिखेंगे, उसी को आप किस में लिखेंगे, डायकाइनेसिस में लिखेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर आप सोचेंगे ये Yes. उल्टा क्यों करा रही हूँ। चलिए Yes, ma'am. सीधा करते हैं इससे। सीधा करने का मतलब और सीधा बोलने का मतलब ये है कि लेप्टोटीन से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया।
नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। ये तो वर्ड्स है और टर्म्स है, छोटे छोटे लिख लिया होगा आपने, है ना, कुछ नया नहीं है इसमें। ये आप बिना देखे भी लिख सकते हैं, इतना तो मुझे बिलीव है, इतना तो मैंने याद करा ही दिया आपको, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेप्टोटीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं मतलब सीखते हैं, लिखते बाद में है, पहले सीखते हैं, ठीक है। तो वो तो हम लोग वैसे भी शॉर्टकट में निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे आपको पांचों को कैटेगराइज करना है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है ना कि पांचों में फर्क क्या है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इमेज दिख रहा है आपको, डायग्राम, इमेज तो नहीं है, डायग्राम है, दिख रहा है सारे बच्चों को, यस मैम। ठीक है। अब पांचों जैसे ही क्लियर होगा ना, तो जैसे ही आपको दिखेगा ऐसा कि सब एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, तो वैसे भी आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले ऑब्वियस है कि लेप्टोटीन है, तो हम इसी की बात करेंगे, ऑब्वियस है। तो लेप्टोटीन में ये जो क्रोमोसोम ऐसा है, ये क्लियरली विजिबल, मतलब ये जो क्रोमोसोम है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जब सिखाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। नॉर्मली अगर आप किसी क्रोमोसोम को एनालाइज करेंगे तो आपको इतना अच्छा नहीं दिखता। ये जो क्रोमोसोम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इतना बढ़िया आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सेल आपको देखने के लिए तैयार करके रखेगा कि आओ माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आई एम रेडी। तो ऐसा जो ये क्रोमोसोम है, ये आपको जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन दिखता है। पहली बात ये दिमाग में आप डाल लेंगे। ये मैंने आपको जब जब क्लास कराई और जब जब मैंने आपको क्रोमोसोम को सेल डिवीजन से कोरिलेट किया है, तो हमेशा मैंने आपको ये बात आपको सिखाई है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रोमोसोम के बारे में जब बोला जाता है कि ग्रेजुअली विजिबल, ग्रेजुअली मतलब आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करते करते अब जाके विजिबल हुआ है, तो पहले क्या कर रहा था फिर? तो ग्रेजुअली विजिबल बोलने का मतलब ये है कि इसके पहले ये कैसे था, ये इस फॉर्म में था कि आपको पूरा का पूरा जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो था। और इसके अंदर भी मैंने काफी ज्यादा डिटेल में, इतना डिटेल में, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस एक्सप्लेनेशन, जो आपको ये इमेज दिख रहा है, इस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लेक्चर चाहिए तो रिकॉर्डिंग सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो आपका कुछ भी अगर मिस हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग याद से देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो वो जो कंडेंस फॉर्म था, मतलब ऐसे क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह, धागे की तरह उलझा हुआ, तो ये ऐसा आपको वेल डिफाइंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कब दिखाएगा? तो ठीक सेल डिवीजन के पहले। मैंने आपको सिखाया था कि उसके बाद जब इसको ओपन करना, देखिए ओपन करना स्टार्ट करेंगे और ओपन करेंगे और ओपन करेंगे और ओपन करेंगे, तो पता चलेगा अच्छा ये रहा हिस्टोन प्रोटीन जिसके चारों तरफ ये डीएनए रैप्ड है, लिपटा हुआ है। फिर क्या होगा, बोलेंगे चलो हिस्टोन तुम भी बाहर जाओ यहाँ से। फिर देखेंगे अच्छा एक और धागा है, फिर और इसकी डिटेलिंग करेंगे और एनालाइज करेंगे। तब क्या पता चलेगा? तब पता चलेगा अच्छा इसके अंदर तो डीएनए बैठा हुआ था। तो आपको कौन सी बात समझ आती है? ये तो सुपर डुपर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसे नहीं इसको जायंट मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम बोलते हैं, डीएनए को या क्रोमोसोम को, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो यस इसके मैम। लिए जो ये आपके पास लेप्टोटीन है, क्या है आपके पास? लेप्टोटीन है। तो लेप्टोटीन में एक स्टेटमेंट आप याद करेंगे और समझेंगे, दैट इज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। याद हुआ सबको? अब कहाँ आपको न्यूक्लियस अपनी नेकेड आई से दिखता है क्या? किसी बच्चे को दिखता है क्या? आप बोले अच्छा थोड़ा सा देखते हैं फिंगर का एक सेल के अंदर की न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है मेरा, दिखेगा क्या आपको? नो। तो ऑब्वियस है कि जितने भी हम सब सेल ही नहीं स्टेजेस हम, दिखेगा तो न्यूक्लियस के साथ। हाँ वो तो बात की बात है।
तो ऑब्वियस है कि सब में हम लिखेंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब में ऐड कर सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे फेजेस और सब स्टेजेस जो हैं ये आपको विदाउट जो हाई मैग्निफिकेशन का लाइट माइक्रोस्कोप है उसके बिना तो आप भूल जाइए, आपको नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लेप्टोटीन वाले स्टेज में ये क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे करते 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 पहली बार अच्छे तरीके से एक प्रॉपर शेप, क्रोमोसोम का शेप अक्वायर करके ये दिखे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। पूरे लेप्टोटीन के फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन जो है वो स्टार्ट रहता है। क्या बोलने का मतलब है, बोलने का ये मतलब है कि पहले जो वो क्रोमेटिन फॉर्म में बैठा हुआ था तो सबने अपने आप को अरेंज करके कंप्लीटली कॉम्पैक्ट करके और इस फॉर्म में अपने आप को बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं। पूरे लेप्टोटीन में यही चलता है। तो लेप्टोटीन का की एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब लेप्टोटीन की जो चाबी है वो ये है कि लेप्टोटीन एक ऐसा फेज है जिसमें कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है और जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम इतना अच्छा शेप अक्वायर करता है कि हमें ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। याद हुआ सबको, याद हुआ सबको, ठीक है। तो इसके लिए हम 1 लाइन मेंशन करेंगे, ज्यादा नहीं, 1 2 ऐसे ही, सिर्फ एक स्टेज को छोड़ के बाकी सब में 1 2 ऐसे ही फेजेस में लिखूंगी, ज्यादा डिटेल करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपकी एग्जाम में टीचर ने आपको दिया, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम थोड़ा और डिटेल में लिखा दीजिए। आपको डिटेल में लिख के क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, जाना तो वैसे भी आप अगर सहेज की नहीं रखिएगा तो कॉपी कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं। आप तो एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो ये 5 टर्म्स में आपको 15 to 20 पॉइंट तो ऐसे मरे से मरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देख लेंगे कि कितने सारे पॉइंट्स आते हैं आपके। और दूसरी बात, आप लिख रहे हैं लेकिन आप साथ के साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी भूल जाइए कि आपको नंबर मिलेगा। टीचर को राइट है आपके मार्क्स काटने का। क्यों, क्या रीजन आप बोलेंगे, क्यों, हमने क्या गुनाह किया था बायो लेके। तो बायो जिस दिन आपने लिया था ना उसी दिन कॉपीराइटेड हो गया था कि यू हैव टू ड्रॉ रिलेवेंट डायग्राम्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपके आंसर के सपोर्ट में अगर कोई डायग्राम ऐसा है जो कि उस आंसर को कंप्लीट करने का काम करता है, तो अगर आपको टीचर ना भी बोले, अगर आपको क्वेश्चन पेपर ना भी बोले, तब भी आपको उसमें डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कभी भूल से भी मत पूछिएगा मेरे से कि मैम क्या डायग्राम बनाना जरूरी है क्या, तो मस्ट है, बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका लेप्टोटीन। लेप्टोटीन बोलने का क्या मतलब हुआ, क्या बोला मैंने, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब जैसे जो प्रीवियस पेज पे जो इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला इमेज तो नहीं, डायग्राम है, बार बार इमेज निकल जा रहा है मेरे। इमेज तो दूसरी चीज हो गई। ये जो है जैसे, तो अब इसको मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको बनाने में कोई दम है क्या, ऐसा कोई बच्चा है क्या लग रहा है वाह इसमें तो एकदम PhD अप्लाई करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने की, ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी बच्चे को देख के। अब जैसे ये लेप्टोटीन, हाँ, मैं एक बात बता रही हूँ, ये रहा ये और ये, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में बताइए तो, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा अगर हम बात करें तो। अगर सिर्फ आप लेप्टोटीन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, 1 मिनट। 1 मिनट, मैं बोल तो रही 1 मिनट क्या सेकेंड्स ही लगते हैं उसमें, उससे ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे इसको हटाती हूँ, मैंने उसी पेज पे उसको क्रॉप कर दिया। ये रहा आपका लेप्टोटीन। तो साथ में आपको एक लाइन लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, एक लाइन लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, और कुछ नहीं करना है, इतना ही आपको करना है। तो आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, एक ही लाइन ही लिखना है, बेचारे खुलने दीजिए जितनी जगह होता है। चलिए ये हो गया आपका लेप्टोटीन। तो हम लोग इसके लिए जो की फीचर है वो लिख देंगे, है ना। हमें इसको किसके लिए याद रखना है,
सारा क्रोमोसोम का गेम है, याद रखेंगे यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन में आपको डीएनए के बारे में समझाया गया है एस फेज में, एस फेज क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। उसके सिवा कहीं भी इस पूरे फेज में पढ़ के देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होगी, क्या कहीं भी आपको डीएनए लिखा है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं भी आपको क्या नहीं लिखा होगा, डीएनए, क्योंकि ये सारा जो गेम है हम किसका पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम्स का पढ़ रहे हैं इसलिए। और क्रोमोसोम और डीएनए में जमीन आसमान का फर्क है, ये भी मैंने आपको सेल चैप्टर में सिखा रखा है, ठीक है। क्रोमोसोम्स बिकम gradually visible under the light microscope। या ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर द हाई मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बिना तो सवाल ही नहीं उठता है, उसके बिना आपको न्यूक्लियस ही नहीं दिखेगा तो ये तो बहुत दूर की बात है। लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें ये आपको नजर आएगा। और पूरा लेप्टोटीन जो है वो कॉपीराइटेड है सिर्फ किस चीज के लिए, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, compaction of chromosomes occur throughout the लेप्टोटीन। बस इतना ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है लेप्टोटीन। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं। ये लेप्टोटीन है आपका, क्या है ये, लेप्टोटीन है, ठीक है। यस यस मैम। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का, आगे बढ़ रही हूँ मैं। लेप्टोटीन के बाद सीरीज तो मैंने आपको याद ही करा रखी है। लेप्टोटीन के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो जाइगोटीन है आपके पास, क्या है, जाइगोटीन है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट पेज ये वाला पहले आ गया, कोई बात नहीं, इसमें बाद में रीसेट करेंगे। जाइगोटीन पे चलते हैं, ये रहा आपका जाइगोटीन। ये देखिए, ये रहा जाइगोटीन। जाइगोटीन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन जाइगोटीन और पकाइटीन, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं आपको, ये बस इन दो स्टेजेस के ऊपर ना आपको थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है। रीजन क्या है, यही दो ऐसे फेजेस हैं बीच के जो आपको कंफ्यूज करने का काम करेंगे। एक्चुअल में यहाँ आपको दो कलर में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एक है आपके पास ब्लू कलर में और दूसरा आपके पास है पिंक कलर में, ठीक है। राधे आवाज कम करो। एक आपके पास ब्लू कलर में, दूसरा कहाँ है आपके पास, पिंक कलर में है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम तो पेयर में है, ये कैसे यहाँ पे पेयर में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे पेयर में अवेलेबल है, तो शुरू से तो पेयर में ही है ना। तो जाइगोटीन में, क्योंकि लेप्टोटीन के बाद तुरंत क्या है, जाइगोटीन है। और ऐसा नहीं है कि कोई बीच में बाउंड्री आएगी फिर जाके विसल बजेगा तो नया वाला जो स्टेज है वो स्टार्ट होगा, नहीं। और आसानी से वो सारे स्टेजेस हो रहे हैं, उसके बीच में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर ऐसा दिखेगा तो लेप्टोटीन है, ऐसा दिखेगा तो जाइगोटीन है, ऐसा है
सुपरकाइटिन है, ऐसा है तो डिप्लोटीन है, ऐसा है तो डाइकाइनेसिस है, ठीक है। ये सब कुछ जो है ये हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ। तो ये जो आपके पास क्या है, जाइगोटीन है। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स पेयर होने स्टार्ट हुए हैं। अब जब यहाँ पे पेयर होना स्टार्ट हुआ है तो जैसे कहीं पे ना कोई अगर एसोसिएशन बनाने की कोशिश करता है, साथ में मिलके बैठने की यहाँ पे अगर कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश का एक टर्म जो है वो बायो में आता है, दैट इज, और इन क्रोमोसोम्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरी जिंदगी ये टर्म आपको काम देने वाला है। इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो सिनाप्सिस जो है जब ये बना यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों मिलके इस पूरे को अगर हम एक साथ देखें, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगी ताकि आपको क्लियर हो। इस घटना का नाम, इस फिनोमेना का नाम सिनाप्सिस है। इस दोनों स्ट्रक्चर को मिला के, इस स्ट्रक्चर का नाम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। सिनेप्सिस बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक साथ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। समझ आया? ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो अगर आप इसको एक, पिंक वाले को एक और ब्लू वाले को एक मानिए तो ये बाइवेलेंट है। लेकिन एक और इमेज की हेल्प लेंगे हम लोग। अगर आप इसके क्रोमेटिड आर्म्स को देखिए तो वहां पे आपको क्रोमेटिड आर्म्स जो है वो इस तरीके से नजर आएंगे। देखिए ये तो फिर आपको पता है। अब जो वहां पे थोड़ा आपको ब्लर सा दिख रहा था, वो यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट डायग्राम। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, और ये तो सेल चैप्टर में भी मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पे ऐसे नैरो होके जैसे कैसे ही जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये दोनों तो एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं बाइवेलेंट बनाने के लिए। इसको अगर हम एक यूनिट मान रहे हैं और इसको भी अगर हम एक यूनिट मान रहे हैं, लेकिन ये जो आर्म्स है इसके, इसको अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ये हो जाता है 1 2 3 4। तो क्रोमेटिड्स हो गए इसमें 4। क्रोमेटिड्स कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। तो जिसके लिए हम लोग इसको टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? टेट्राड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाइवेलेंट भी आपको लिखा है, टेट्राड भी लिखा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब क्रोमोसोम के सेंस में देखेंगे तब बाइवेलेंट है, जब क्रोमोसोम के आर्म्स के नंबर को काउंट करेंगे तब टेट्राड है। क्रिस्टल क्लियर है? यस और नो रिप्लाई करेंगे उधर से। ये बातें क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यही रीजन है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ आ रहा होगा रीजन, है ना? सब एक साथ यहाँ पे आपको उलझा के रखा हुआ है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट क्या है? हाँ देखिए, स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे देखिए, जिस बच्चे ने बोला फिर से बताने को, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, 1 क्रोमोसोम है, ये आपके पास क्या है, दूसरा क्रोमोसोम है। आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सेंट्रोमियर से जोड़ दिया। सेंट्रोमियर से जोड़ने के बाद अब यहाँ देखिए, जो ये जाइगोटीन है, तो पेयरिंग का मतलब है कि एक क्रोमोसोम यहाँ आया, दूसरा बोला भाई आ जाओ मेरे पेयरिंग में, तुम भी बैठ जाओ। तो ये दोनों एक साथ जो पेयर बना के बैठे हैं, जो आपस में जोड़े बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इतना समझ आया? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यस मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे दूर दूर है, वहां पे पिछले वाले डायग्राम में पास में बैठा हुआ है, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका नंबर देखेंगे तो ये है 1 और 2 इन द सेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, तो जिसके लिए हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके लिए हम टर्म क्या देंगे, बाइवेलेंट। और अगर हम सिर्फ क्रोमेटिड आर्म को देखना स्टार्ट करें तो ऐसा ऐसा अलग अलग करके 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, तो उसको हम टेट्राड बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, जाइगोटीन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आप बोलेंगे वाह समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चे को पूछा गया किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन सबसे क्रिस्टल क्लियर दिखता है, देन द आंसर इज नॉट जाइगोटीन, आंसर इज पैकाइटीन। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? फिर आप सोचेंगे कि ऐसा ट्विस्ट कैसे हो गया, अभी तो आप जाइगोटीन पढ़ा रही थी। एक्चुअल में ये मैं आपको समझाने के लिए करा रही थी, और मुझे लिखना ऐसा है तो बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। क्या, जाइगोटीन को याद करने का, याद क्या करेंगे समझ लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप लिख भी सकते हो और याद तो हो ही जाएगा। जो जो चीजें और जो जो टर्म मैंने आपको सिखाया है और समझाया है, सब में हम लोग इनिशिएशन लगा देंगे। मतलब बाइवेलेंट का बनना स्टार्ट कब होगा, जाइगोटीन। सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स का बनना स्टार्ट कब होगा, जाइगोटीन। टेट्राड बनना स्टार्ट कब होगा, जाइगोटीन। लेकिन अगर इस कहानी को उल्टा कर दिया गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा कब दिखेगा, पैकाइटीन। बाइवेलेंट क्रिस्टल क्लियर कब दिखेंगे, पैकाइटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा कब दिखेगा, पैकाइटीन। समझ आया सबको, समझ आया? Yes, ma'am. मैम ये हाँ तो लाइन एक ये, बार रिपीट करो। हाँ मैं लिख देती हूँ, लिखूंगी बस, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो ये है, मैं लिखने से पहले मैंने सोचा मैं समझा दूँ आपको ताकि चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। जैसे ही लिखूंगी आप पूछेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा जो है जाइगोटीन क्लियर करते हैं। जाइगोटीन स्टार्ट इनिशिएशन सब में लिखेंगे हम। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, इस लाइन में कोई दिक्कत, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे पेयर बना के स्टार्ट करा अभी इसमें बस, तो हमने यहाँ पे लिखा जाइगोटीन के लिए क्रोमोसोम्स And are the स्टार्ट chromosomes पेयरिंग। moving together along the equatorial plane? फिर से बोलेंगे? Yes, ma'am. I was asking that are the chromosomes pairing together towards the equatorial plane? अच्छा आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? We are just reading the subphases of prophase. प्रोफेज। क्या प्रोफेज को पढ़ाते वक्त मैंने कभी ऐसा बोला उसमें इक्वेटोरियल प्लेट का कोई जिक्र है क्या? What? Dual plate. तो यहाँ पे ये जो हम लोग प्रोफेज की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेज की पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली इस प्रोफेज के अंदर आपको इक्वेटोरियल प्लेट और ये सारी चीजें, अभी तो इसका कोई रोल ही नहीं है, अभी तो ये अपने आप को बना भी नहीं पाए हैं कंप्लीटली। आप जो सारे कॉम्प्लेक्सेस, उसको हम तब बोलेंगे जब ये अरेंज होके, जब मैं आपको प्रोफेज प्रोफेज में पहले ओवर तो करूं, जब हम मेटाफेज के ट्रांजिशन में जाना स्टार्ट करेंगे तब ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली इक्वेटोरियल प्लेट इज नॉट अ रियल लाइन। इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो हमने अपना इमेजिनेशन बना रखा है, जैसे अर्थ का इक्वेटर नहीं होता, बट ज्योग्राफी वालों ने क्या किया है, चीजों को आसान करने के लिए, सन के डायरेक्शन को देखने के लिए, कैसे सीजनल वेरिएशन होता है सबके लिए इक्वेटर बनाया, कि आप इक्वेटर से, अर्थ के इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, और इक्वेटर से फिर वापस दूसरे पोल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही अभी इक्वेटर है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोफेस समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, प्रोफेस समझा रही हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? Yes, ma'am. Go ahead. चलिए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो पेयर करने स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वो पेयर कर रहे हैं।
तो क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेयर कर रहे हैं। तो सब में लिखेंगे स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है। क्यों नहीं लिखेंगे तो पकाइटिन में दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ, मैंने आपको यहाँ जाइगोटिन में लिखा है क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, और मैं आपको पकाइटिन में क्या लिखूंगा, पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल। क्रिस्टल क्लियर है। साथ के साथ में उसका उल्टा भी आपको बताती चल रही हूँ कि अगर जाइगोटिन ये है देन व्हाट इज पकाइटिन, ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर जाइगोटिन ये है तो पकाइटिन में हमें ये लिख देना है कि इसमें क्या है, ये क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब क्या होगा, जब पेयर करेंगे तो पेयर करने के बाद क्या होगा, तो मैं हेडिंग ही डाल देती हूँ यहाँ पे बाइवेलेंट। तो यहाँ पे जो पेयर्ड, इनिशिएशन लगाइए पहले, इससे पहले कि आप गलत कर दें। इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये समझ आया सबको। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ब्लू और पिंक वाले जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो 1 और 2, 1 and 2 इन नंबर, तो कॉल्ड एज बाइवेलेंट। हम इनको क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। ठीक है, और बाइवेलेंट जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो बाइवेलेंट के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्लैश डाल के मैं यही कर देती हूँ, आपको अगर ऐसा लगे कि कहीं ऐसा ना दूसरे प्लेनेट का टर्म हो तो आप कंफ्यूज कर जाए, तो मैं यहीं पे टेट्राड कर रही हूँ। बट आपको याद रखना जरूरी है कि हम टेट्राड जो है वो क्रोमेटिड आर्म्स के टर्म में बोल रहे हैं, और जब हमने बोला था इसको बाइवेलेंट तब हमने क्रोमोसोम्स के टर्म में बोला था। ठीक है, तो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वो इनिशिएट हुआ, तो बाइवेलेंट बन रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो आपका है जाइगोटिन, तो बाइवेलेंट जब बन रहा है तो सिनेप्सिस, इस फेनोमेना को हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, मिलने को। ये जो आ रहे हैं पास पास, इसको हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस लिखिए इनिशिएशन ऑफ सिनेप्सिस, बस हो गया, सिनेप्सिस स्टार्ट हो रहा है। तो सिनेप्सिस जो है यहाँ पे वो क्या है, जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आसपास आने, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं। ठीक है? और ये जो सिनेप्सिस है, तो सिनेप्सिस किसकी वजह से हो रहा है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से हो रहा है। तो इसको हम लोग और थोड़ा क्लियर करते हुए इसी में कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं करके लिख दे रही हूँ। तो सिनेप्सिस जो है, सिनेप्सिस इज accompanied by formation of सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब समझे, सिनेप्सिस की पहचान है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का दिखना। बोलेंगे अच्छा क्या है, वहां पे सिनेप्सिस की घटना हो रही है, सिनेप्सिस का जो फेनोमेना है वो हो रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको यहाँ तक, सारी चीजें इनिशिएशन 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 यहाँ पे लिखना है, इतनी सी बात है। और इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगी फैकल्टी में। बस क्या करना है मुझे, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इनिशिएशन है ना, वहाँ वहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबिलिटी कर देना, क्लियर विजिबिलिटी कर देना या क्लियरली विजिबल कर देना, बस कितना आसान हो गया है ना। इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी टीचर्स पूछते हैं, और दोनों के बीच में बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। दोनों रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसके सिवा मैं ये बोलूंगी कि अगर ऑनेस्टली कायदे से किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एक और टर्म आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी ज्यादा खिचड़ी हो रखी है यहाँ पे। रीजन भी है कि अचानक से दोनों क्रोमोसोम जब मिलते हैं ना, तो एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी है यहाँ पे, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ क्या है, व्हाट इज दैट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो है कई बार ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम्स आपने देखे यहाँ पे आसपास बैठे हुए, जैसे एक रेड क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे और एक ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम्स की खासियत क्या है कि इन दोनों के दोनों क्रोमोसोम में एक आपको स्पेशल फेनोमेना नजर आ रहा होगा। क्यों स्पेशल बोल रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। इसलिए स्पेशल है, इसमें इसके इस पार्ट को देखिए, क्या लिखा है उसको भूल जाइए, आप मुझे अपनी भाषा में समझाइए क्या दिख रहा है, किस बच्चे को क्या दिख रहा है, आप अपने लैंग्वेज में समझाइए मुझे। मैम थोड़ा क्रॉस लाउडली सेक्शन, बोलेंगे, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। मैम क्रॉस सेक्शन हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। क्रॉस जैसा दिख रहा है, और एक और क्या दिख रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में फिर वो एक नया टाइप का सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इसको एक थ्रेड माने ब्लू वाले को, और रेड वाले को हम दूसरा थ्रेड माने, तो हमने अगर इसको यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस किया है, हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया है। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को ना कि अगर ये ब्लू वाले ही क्रोमोसोम के हम क्रोमेटिड आर्म्स को देखें तो हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। अगर हम एक क्रोमेटिड रेड वाले का देखें और एक क्रोमेटिड ब्लू वाले का देखें तो हम इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ये भी टर्म एक सीख लीजिए। देखिए, फिर से बोलती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्रोमेटिड आर्म ये और एक क्रोमेटिड आर्म ये, इन दोनों को एक साथ देखा, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के हैं, सो दीज क्रोमेटिड्स आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ आया सबको? द क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, बस। लेकिन अब एक क्रोमोसोम का एक आर्म है और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा आर्म है, और यहाँ पे क्या हो गया, गलती से टच कर गया। इतनी बात समझिए बस, यहाँ क्या हुआ, गलती से टच कर गया। सारे फसाद की जड़ यही है। तो ये दोनों जो हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, अब क्या हम इसको बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड? यस और नो, बोल सकते हैं क्या? यस मैम। अगर एक रेड का एक क्रोमेटिड आर्म है और एक ब्लू का क्रोमेटिड आर्म है तो हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं क्या? नहीं मैम, मुझे लगता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं बोल सकते हम इनको, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम का आर्म जो है वहां पे टच हुआ है। तो ये जो यहाँ पे टच हुआ है, तो माइक्रोस्कोप में देखने पे ना, नोड्यूल मतलब होता है गांठें, जैसे आप एक धागे में नॉट लगाते हैं ना, तो वैसा माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे क्या होता है, यहाँ पे एक नोड्यूल जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखता है। नोड से छोटा तो नोड्यूल, ट्यूब से पतला ट्यूब्यूल, वेन से भी थिन वेन्यूल, ये कुछ टर्म्स हैं बायो के, कुछ अलग नहीं हो जाता है, ये भी नोड। बट अब भाई क्रोमोसोम में भी नोड दिख रहा है तो क्या बोले हम इसके लिए, नोड तो बोल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, उसको और फाइन बनाने के लिए नोड्यूल लगा दिया यहाँ पे, बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नोड्यूल लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये जो क्या है आपके पास यहाँ पे बन गया ये। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जिस टर्म के लिए मैं इतने देर से आपको लेक्चर दे रही हूँ, जिसकी वजह से ये एक इकलौता जो प्रोसेस 1 है पूरे चैप्टर के भारी है, मैं तो यही बोलूंगी। तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स का एक्सचेंज भी होता है। तो जीन्स के एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस फॉर्म द स्ट्रक्चर इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दिस association of these two non-sister chromatids, recombination occurs between these two chromosomes.
यहाँ पे इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो स्थिति है वो बदल गई। कैसी बदल गई? जो ये ब्लू क्रोमोसोम है उसके पास एक आर्म जो है, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, जहां से किया था तो टच होने की वजह से इन्होंने अदला बदली कर ली। अब समझे, अगर बिल्कुल साधारण भाषा में मैं बोलूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। तो जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का जो बनना है वो स्टार्ट किस में हुआ है? जाइगोटीन में हुआ है। किस में हुआ है? जाइगोटीन में हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का जिक्र बहुत अच्छे से लिख के कब करेंगे? पकाइटिन में करेंगे। पहले ये समझ आया या नहीं आया, पहले आप मुझे वो क्लियर कीजिए। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम, यस मैम। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें इस डायग्राम का है ना, बिना इसके पॉसिबल नहीं था। हवा में वो करते रहो लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती। बायो में वैसे भी सारे काम जो है वो डायग्राम्स क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन जो है, ये लेप्टोटीन और जाइगोटीन, अब इनकी खासियत ये है, ये बेचारे दोनों जो हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि पकाइटिन क्या क्या करने वाला है। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे नीचे, नॉट फॉर स्पेसिफिक जाइगोटीन। बस मुझे इतनी सी बात बतानी है, इनिशियल 2 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस 1 इज शॉर्ट लिव्ड। ये क्या है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन का है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, 2 phases of process 1 that is leptotin and zygotin. और काफी छोटे होते हैं ये। हो गया? ये ड्यूरेशंस क्या हैं? छोटे छोटे ड्यूरेशंस हैं। आगे जो है दैट इज जो हम लोग पकाइटिन करने जा रहे हैं वो भी अब आसान हो गया आपके लिए। ऐसा नहीं है, आपको टर्म समझ आए बस, उससे बड़ा हर्डल कुछ नहीं है समझने। अब अगर कोई आपको बोले नहीं बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। समझ गए आप? आपके पास कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो चलिए आगे बढ़े हम। Ma'am, what have you written after zygotin? फिर से बोलेंगे? Yes, ma'am. What have you written after leptotin and zygotin? लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन के बाद पकाइटिन लिखेंगे हम लोग। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़े। Actually, I was asking that what you have written after leptotin and zygotin in this slide. That's what I'm asking. अच्छा, यहाँ पे ये मैंने ऊपर कर दिया, Short-lived. इसको शॉर्ट लिव्ड है। Yes, ma'am. आप बोल रहे थे ना लेप्टोटिन जाइगोटिन के बाद क्या लिखेंगे या क्या लिखा है, वॉइस तो आती नहीं क्लियर वैसे भी उधर से, तो मैंने बोला इन अच्छा। दोनों के बाद तो पकाइटिन ही आएगा। आगे चले, पकाइटिन पे चले। Yes मैम। चलिए, अब इस स्टेज में क्या है, जब हम पकाइटिन की बात करते हैं तो एटलीस्ट शुरू वाले जो स्टेजेस हैं आपके स्टेजेस हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये रहा, आगे चलिए। ये सब तो नहीं, ये ठीक है, ये तो होना चाहिए, सही है। हाँ, पकाइटिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कर दूं मैं इसको? क्या चेंज करना है आपको बताइए?
मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। देखिए इसको हम लोग करने वाले हैं, स्टार्ट किया ना यहाँ पे हमने, पेयर्ड क्रोमोसोम्स, पेयर्ड chromosomes are clearly visible। क्लियर है, पेयर्ड क्रोमोसोम जो है वो सबसे अच्छा दिखेगा। यहाँ पे हमने ये चेंज करा, यहाँ पे बदलाव किया है पकाइटीन में, ठीक है। देन क्लियर विजिबिलिटी ऑफ बाइवेलेंट और टेट्राड ऑफ क्रोमोसोम। तो पहले हमने क्या किया था, इनिशिएशन किया था, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा। यहाँ तक करने दीजिए और आगे कर देना है इसको, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ, क्लियर visibility of bivalent tetrad of chromosome। ये हो गया। The phenomena of synapses is well defined। सबसे अच्छा यहाँ पे दिखता है during cycling। अब क्या चेंज करें, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ, अब इतना ड्रामा क्या करना, क्या हो रहा है, आ रहा है पास में, नहीं आ रहा है, क्लियर कीजिए। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ, क्लियर visibility of सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी क्लियरली आपको नजर आएगा। और इतने देर से जो मैं आपको समझा रही थी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आप और किसी में नहीं लिख सकते, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक characterized by appearance of recombination नोड्यूल। बस हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो एक दो पॉइंट्स हम और बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नया है और आपको लिखने में दिक्कत आएगी, नहीं। देखिए ये जो आखिर इस पूरे यूनिवर्स में, फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक किसी ट्री का एक जो पत्ता तक होता है ना, जो लीफ तक होता है, वो विदाउट रीजन नहीं मूव करता। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, ये जो इतना सारा जो ताम झाम, इतने सारे प्रोसेसेस जो एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसको ट्रिगर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे जो हो रहा है, और ये जो क्रॉसिंग, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमने लिखा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं कहीं पे क्रॉसिंग ओवर वाला साइट बना है। क्या बना है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर वाला साइट जो है वो बना है। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ क्योंकि वो लाइन थोड़ी लंबी जाएगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं मैं, ये पेज हो गया सबका। चलिए
नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ इस पेकाइटिन को ही कंटिन्यू करते हुए। अब इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, जो हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना है वो हो रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना अब किस चीज का फिनोमेना है यहाँ पे, फिनोमेना ऑफ एक्सचेंज ऑफ genetic material exchange of genetic material between two तो पकाइटीन जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक पॉइंट आपने क्या सीखा जो आप समझ चुके हैं पहले। क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ पे उसमें हो क्या रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। अब मैं आपको समझा रही थी कि विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है, दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यही वो एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने में हेल्प करेगा। और ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। क्या है ये, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन। चाहे तो आप ऐसा बोलिए, चाहे आप क्या बोलिए यहाँ पे कि ये जो आप फेनोमेना देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर का, ये क्या है यहाँ पे, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। बात समझ आई आपको। तो इन सारी चीजों में आपने क्या सीखा, पकाइटीन जो है बहुत सारे टर्म्स आपने देखा, बाइवेलेंस क्रिस्टल क्लियर है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल क्लियर है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज यहाँ पे अपना वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है वर्क, क्योंकि यहाँ पे एक्स शेप क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बनवा रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन जो आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कर रहे हैं, तो कंप्लीट कब होगा भाई, पकाइटीन कंप्लीट हो, ये रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए, recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पकाइटीन। मतलब पकाइटीन अपने साथ साथ ये खुद भी ओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन को भी ओवर करके गया, बोला बस बहुत लंबा चल रहा है। यहाँ पे क्या किया इसने, इसको भी ओवर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक मैं ये भी नहीं बोलूंगी इतनी सी बात की, बट हाँ इतना जरूर है कि इसमें से जितनी चीजें आपने सुनी है, ये सब के सब परफॉर्म होना जो है सिर्फ पकाइटीन में ही है, और आपको कहीं किसी स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ूं मैं डिप्लोटीन पे।
आगे बढ़ू मैं। मेरी आवाज जा रही है? जा रही है तो रिप्लाई करेंगे उधर से। यस मैम। हाँ तो एक बार हाँ बोल मैम। देंगे बीच में, ऐसे ही पता ही नहीं चलता। मैं हाँ सोचती मैम, अच्छा ये तो इससे नहीं बोलते, समझ तो गया। जिस वजह से डिस्कनेक्ट भी होता मैम है तो लिख मुझे रहे पता थे नहीं इसलिए। चलता। फिर से बोलिए। मैम लिख रहा हूँ इसलिए नहीं बोले। अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए, वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। बोल ही दीजिए बीच में। क्लास में कैसे टीचर पूछते हैं तो बोलते हैं ना मैम लिख रहे हैं अभी, तो ऐसे ही बोल दीजिए कम से कम, मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे कनेक्टेड हैं। यस मैम डन। डन। चलिए अब एक मैं आपको इमेज शो करती हूँ, डायग्राम आपकी कैंसी आ चुका है। ये जो डायग्राम है नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अब इस डायग्राम में जहां प्रोफेज 1 लिखा है, जहां क्या लिखा है, प्रोफेज 1 लिखा है, अलग अलग करके तो डायग्राम नहीं है बना हुआ यहाँ पे सब स्टेजेस का, बट पढ़ना तो है आपको, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स की हेल्प लेके मैंने आपको समझाया है। लेकिन जब डिप्लोटीन की बारी आती है ना तो वहाँ पे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है, ऐसा कैसे हो जाएगा, एक्स शेप्ड वाला बचा रह जाएगा, बाकी सारा जो है वहाँ पे उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये पॉइंट जो है, इसको ध्यान से देखेंगे इसको। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे, या इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिख रहा है सबको? तो अभी तक तो सारी चीजें हो रही थी पैकाइटिन के अंदर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा था क्रॉसिंग ओवर, मैं मना नहीं कर रही कि नहीं हो रहा था। लेकिन बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब डिप्लोटीन आता है, क्या आता है, डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन में क्योंकि वहां पे चिपका हुआ है, ये भी समझेंगे ध्यान से, जहां पे एक्स शेप्ड वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लोग काइजमाटा या काइजमा कहते हैं। ठीक है, काइजमाटा वाले जगह को छोड़ के बाकी सारे पार्ट का यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। बोलने का क्या मतलब है कि बाकी का सारा पार्ट जो है यहाँ पे ये ओपन होना स्टार्ट होता है और यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है। बोलता है बस भाई अब हम चले अपने अपने रास्ते। तो होता ये है, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर, रिसर्चर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर जो एक्स शेप्ड वाला काइजमाटा है सबसे अच्छा नजर आता है। क्यों सबसे अच्छा नजर आता है? इसके पहले भी हो रहा था तभी देख लेते। तो इसलिए सबसे अच्छा नजर आता है कि उस वाले स्टेज में इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को छोड़ के कुछ होता ही नहीं है, यही क्या होता है, बॉस होता है वहां पे। तो जिसकी वजह, डिप्लोटीन में दो ही कॉपीराइटेड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 इज डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हमने यहाँ पे खत्म कर देना है। पॉइंट नंबर 2, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज काइजमाटा। जो काइजमाटा है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं। मतलब काइजमाटा जो सबसे अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसको हम यहाँ से गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आसान हो गया अब आपके लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है, अब इस बेचारे को इसी के अंदर पांचों सब स्टेजेस जो है वो एक साथ तो इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। बस ये है कि हाँ ठीक है, काम चलाने लायक डायग्राम, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो डिप्लोटीन है उसके 2 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए डिप्लोटीन
अब ये जो डिप्लोटीन है आपके पास, डिप्लोटीन में ज्यादा नहीं, जो 2 पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसी को लिखें। दिस stage is identified by, yeah, this stage is recognized by dissolution of the synaptonymal complex, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे गायब हो गया, फिर क्या होगा, डिसोल्यूशन हो गया तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, काइज़माटा, काइज़माटा इज क्लियरली एक्स शेप, या फिर जो बच्चा लिख रहा होगा साथ के साथ उसका गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल देती हूँ एक्स शेप। इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये सबसे अच्छा यहाँ पे दिखता है, काइज़माटा इज क्लियरली विजिबल। हो गया, बस और कुछ नहीं है, यही तक है। अब नया स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, आगे जाके 12th क्लास में जब मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी, ठीक है, एक बस मैं इमेज दिखाऊंगी, तो उसके बिना ये आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या हवा में बोलना चाह रही हूँ। देखिए, टेंथ क्लास में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, थोड़ा सा तो सरकारी बच्चों ने पढ़ा था, रिड्यूस्ड भी नहीं था वो चैप्टर, आपको थोड़ी करना ही था। एक लाइन के लिए आपको शो कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। मैम 10th क्लास में आप एक क्वेश्चन का आंसर करते थे, आपसे टीचर पूछते थे फीमेल्स में oogenesis कब स्टार्ट होता है, उसका आंसर क्या लिखते थे आप, याद है किसी बच्चे को? जब आपसे पूछा जाता था कि oogenesis जो है उसकी बिगिनिंग कब होती है, तो क्या लिखते थे आप? देखिए, जो ये oogenesis है मतलब ह्यूमन की बॉडी में ओवम का बनना, फीमेल में ओवम का बनना, ठीक है, ये स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में। कब स्टार्ट, मेरी वॉइस जा रही है, यस नो रिप्लाई करेंगे उधर से। यस मैम। यस मैम। तो ये फीटल लाइफ में हाँ। स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, फीटल लाइफ में। लेकिन यही पहला डिफरेंस तो आप लिखते थे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में 10वीं क्लास में, 10th में। स्पर्मेटोजेनेसिस phenomena is initiated at the age of puberty, while the phenomena of oogenesis is initiated during fetal life. ये मदर्स वॉर्म में जब कोई फीमेल होती है तभी स्टार्ट हो जाता है, फिर फीमेल का बर्थ हुआ। यहाँ देखिए लिखा हुआ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ठीक है, बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुआ, जब प्यूबर्टी आ रहा है ना, प्यूबर्टी आने पे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लिख रहा है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ठीक है। सवाल ये उठता है कि एक फीमेल की बॉडी में इतने साल तक, जब तक उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, ये गया कहाँ? जिस उगोनिया ने स्टार्ट किया था मियोसिस, गया किधर? तो एक्चुअली क्या है, वो अरेस्टेड हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, इसको अरेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरेस्टिंग। नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ढूंढ लेंगे, 2000% गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये oogenesis का जो फिनोमेना है, ये डिप्लोटीन में अरेस्ट होता है। मैंने आपको इतने सारे सब फेजेस बताए, इतने सारे स्टेजेस मैंने आपको बताए, तो जिसके लिए आपकी किताब में स्टेटमेंट लिखा है सम वर्टिब्रेट्स
या इन सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स और मंथ्स, सालों तक, कई महीनों का ये हो सकता है। समझ आया सबको? जब oogenesis नहीं समझ आया साधारण भाषा में सुनिए, जब oogenesis स्टार्ट हुआ फीमेल के जन्म होने के पहले से, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों 13, 14, 15, 16 साल से स्टार्ट होता है, उतने साल के बीच के गैप में क्या था, वो अरेस्टेड था। कब अरेस्टेड था? मियोसिस शुरू तो हुआ था लेकिन डिप्लोटीन में जाके वो अरेस्ट होके बैठ गया। बस इतना ही आपको समझना है। oogenesis पढ़ने के लिए 12th क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है? 1 लाइन के लिए कराया मैंने इसको, इसमें लिख लीजिए 1 लाइन। In some vertebrates, diplotin can last for months or years. इसमें कोई डाउट किसी को? जल्दी से पूछ लीजिए। लास्ट पेज लिख देती हूँ मैं। डायकाइनेसिस में तो खैर कोई दम ही नहीं है। No, ma'am. अब तो आपको हाँ जितनी बातें आती है ना वही लिखूंगी मैं। क्या बोलने का मतलब है, मैंने अभी तुरंत स्टार्ट करने के पहले एक बात बोली थी आपको। क्या? डायकाइनेसिस जब आपको लिखना है ना तो आप प्रोसेस का जो भी लिखते थे सब चिपका दीजिए इसमें। सिर्फ एक लाइन आपको जोड़ना है, जो मैंने बोला था एक ही लाइन आपको नया सिखाऊंगी जो कि अब आपको समझ आएगा। ये जो कायजमाटा बना तो चिपका थोड़ी रहेगा यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमाटा। समझ आया? तो सबसे पहले जब हम लोग डायकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं, डायकाइनेसिस, तो इसमें लिखिए सबसे पहली बात टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमाटा। ये की टर्म है, की पॉइंट है। क्या बोलूं मैं आपको, लिखा नहीं, किसी ने आपसे पूछा नहीं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमाटा कि आपका हाथ चलना चाहिए डायकाइनेसिस के ऊपर। बस इतनी बात समझ जाइए। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमाटा, यहाँ पे कायजमाटा का क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आप जो जानते हैं प्रोफेस का फटाफट चलिए आप बोलेंगे उधर से, मैं नहीं बोल रही। अब प्रोफेस के बारे में क्या क्या सीखा आपने माइटोसिस में, बोलिए, बोलते जाइए। यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सिखाया मैंने आपको, दिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या सिखाया मैंने आपको, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। और क्या जानते हैं आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी जो है ना पर्सन का नाम है ना, इसलिए स्मॉल जी लिखिएगा, बस रेड मार्क आ जाता है। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो डिसअपियर। इसमें कोई डाउट किसी को? डायकाइनेसिस में, डायकाइनेसिस तो कितना आसान है, सिर्फ आपको एक ही चीज तो याद रखनी है इसमें, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमाटा। बस इसके सिवा क्या है इसमें बताइए मुझे, बाकी सब आपका सीखा हुआ है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? देखिए एक बार ध्यान से, यस मैम। क्लियर Yes, है ये ma'am. बिल्कुल? ये जो आपका होमवर्क है, एक सुपर क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। नोटबुक में दोनों पेजेस, मतलब कॉपी का जो मिड पेज होता है ना, ये आप शीट निकाल के भी कर सकते हैं अलग से, बिल्कुल पतले पतले थिन जो है वो कॉलम्स बनाएंगे, पांचों
स्टेजेस के लिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, पांचों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इतना ही होमवर्क है आपका। अच्छा खासा आपको बहुत ध्यान से डायग्राम पहले डायग्राम बनेगा सबका, फिर सबके बारे में 2-2 पॉइंट, और पकाइटीन में तो खैर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो इसको आप कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, अच्छा खासा टाइम आपका कंज्यूम होगा इसमें। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? मेरी बात समझ आई? Yes, क्लियर है ma'am. यहाँ तक? Yes, ma'am. तो ये अभी वैसे भी रात ज्यादा हो गई है, तो आप मॉर्निंग में या किसी भी टाइम इस क्वेश्चन को कर जरूर लेंगे। ये क्या करेगा, मैं अभी के अभी आपको बोल रही हूँ, ये रखा हुआ क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में। इन 5 में से अगर आपको नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन ना मिले ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको इतने टॉपिक से रखा हुआ, गारंटी है कि इस टॉपिक से प्रोसेस 1 से एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट के एग्जाम में। और आपके एग्जाम में अगर टीचर को इस चैप्टर से देने का मन करे, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना दे तो फिर क्वेश्चन बनता कहाँ है, ये भी बात है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे इस चैप्टर को ओवर करके और न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना होगा एक बार देख लेंगे, और मैं भी क्लास में पूछ के फिर स्टार्ट करती हूँ। लीव करूँ मैं? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Good night, ma'am.